हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे। यानी जो स्टूडेंट केटी के हैं, अगले साल आने वाले रेगुलर स्टूडेंट्स और आइडॉल के स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बैंक फॉर सेमेस्टर 5 कॉस्टिंग एंड आइडॉल का सेमेस्टर पार्ट का, यानी दैट इज पार्ट 1 का कॉस्टिंग हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नीड ऑफ डैश। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हम किसके लिए बनाते हैं? तो आपको सबको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए होता है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, शेयर होल्डर के लिए होता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाता है टू एनालाइज द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का एक कॉस्ट निकालने के लिए। इसलिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल यूजर्स के लिए काम आता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन नहीं होता? तो सबसे पहले इसमें है कॉस्ट असर्टेनमेंट। यानी कॉस्ट की जो असर्टेनमेंट की बात होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के बस में होती है। लेकिन कॉस्ट असर्टेनमेंट करना इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्सेप्ट। यानी कॉस्ट इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी जानकारी देता है, लेकिन कुछ को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो यहां पर आपका आंसर आएगा रेट ऑफ डिविडेंड की। प्रोडक्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा, सारी की सारी मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो सबके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन वो रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods and rendering the services is known as। यानी जब हम किसी भी तरीके की गुड्स को देते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसमें जो हमारा पर्पस फुली जो पैसा लगता है, उस पर्टिकुलर पैसे को मॉनेटरी टर्म्स में क्या कहते हैं? तो उसे मॉनेटरी टर्म्स में कहते हैं कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज। यानी जब कॉस्ट के असर्टेनमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। नेक्स्ट, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज नोन एज। यानी किसी भी तरीके कॉस्ट के ऑपरेटिंग और अंडरटेकिंग के लिए जो गाइडेंस एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमें उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कवर करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, कॉस्ट कंट्रोल मेथड और साथ ही साथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए आंसर यहां पर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? पहला, द वर्ड कॉस्ट हैज द सेम मीनिंग इन द ऑल सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड। कॉस्ट का सभी मायनों में अर्थ सेम होता है, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट मतलब होता है जितने भी प्रोडक्ट के ऊपर हमने खर्चे किए हैं उसे हम कॉस्ट कहेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल आइटम के अलावा जो फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी, या नॉन फाइनेंस एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है, तो वो ऐसा होगा नहीं यहां पर। तो यहां पर सही आंसर होगा डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हर सबके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, सबके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट अलग है, तो सबको क्लासिफिकेशन करने का तरीका भी होगा, अलग होगा, और सबका अपना अपना डिफरेंट पर्पस होता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट बिहेवियर रिफर्स टू। यानी कॉस्ट बिहेवियर क्या बताता है? तो कॉस्ट बिहेवियर दिखाता है हाउ द कॉस्ट रिएक्ट टू अ चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कॉस्ट बिहेवियर हमें बताता है कि हमारा जो कॉस्ट लिविंग फैक्टर है उसको किस लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट इज। यानी फिक्स कॉस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया मटेरियल कंज्यूम, ये डायरेक्ट मटेरियल का आइटम है। फैक्ट्री पावर फैक्ट्री कॉस्ट का आइटम है। फिर पैकिंग मटेरियल अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम हो जाएगा। और लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स कॉस्ट का आइटम हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा क्या रहता है? सेम। लेकिन इट डिपेंड्स कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। यानी कॉस्ट पर यूनिट चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, चाहे हमारा सेल बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, लेकिन ये पर्टिकुलर चीजें चेंज नहीं होती, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं कर सकते? तो यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ बॉटल यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट। रेंट फिक्स्ड होता है,
डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हमारे फिक्स होते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में बनने वाला खर्चा या किसी भी प्रोडक्ट को लगने वाला खर्चा वेरिएबल में आता है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एज वेल एज इन्फ्लेशन लेवल। तो इस हिसाब से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल होगा? तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट के अंदर अमाउंट आपका सेम होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? ऐसा कौन सा चीज है जो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एक्सपेक्टेड टू लास्ट 5 years, यानी जो डेप्रिसिएशन का मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो, और अगर वो डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स डेप्रिसिएशन जिसमें निकालते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? ऐसे कौन सा प्रोडक्शन लेवल पर जो डायरेक्टली वेरिएबल करता है? तो यहाँ पर कॉस्ट वेरिएबल में ही आएगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेज, यानी अगर मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? टोटल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद when 10,000 units are produced, variable cost are 6 per unit, therefore 20,000 units are produced। तो इसका मतलब 20,000 यूनिट्स बनाया जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका 6 रुपीज है, तो 20,000 इंटू 6 दैट इज 1,20,000। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 1,20,000। सिंपल। नेक्स्ट, विच आर द असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड आर नोन एज, यानी जो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं वो खर्चा करने के बाद रिकॉर्ड किए जाते थे, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड अगर आप ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद when premises are owned or charge of lieu of rent, इसको कहते हैं imputed cost। क्या कहते हैं? imputed cost। next, costs which are not relevant for decision making are not affected by increase or decrease in the volume are, यानी ऐसा cost जो सेल के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कॉस्ट को हम कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? संक कॉस्ट। 23rd, when amount deposited in a bank is withdrawn for financing a project, the loss of interest on bank deposit will be referred to as opportunity cost। यानी हमने जो बैंक से विड्रॉ किया है फाइनेंस करने के लिए, when the amount deposited in a bank is withdrawn from financing a project, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंक से हमने क्या निकाला? डिपॉजिट निकाल दिया। तो उस वजह से हमारे इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट यानी जो बैंक के ऊपर डिपॉजिट रखा था उसमें जो इंटरेस्ट है उसमें हमको कमी मिलेगी। तो हम उसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें बाद में वो जो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट में वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी लाके देगा। तो जो हमने लॉस झेला है उस इंटरेस्ट के का, जो इंटरेस्ट हमको होने वाला था उस पर जो लॉस हुआ उसको हम लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, the cost of special device that is necessary if a special order is accepted, इसे कहते हैं relevant, यानी जब कोई स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल ऑर्डर में तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो उस खर्चे को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, अ कॉस्ट सेंटर इज, यानी कॉस्ट सेंटर क्या होता है? तो कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन जहां पर हम फंक्शन भी करेंगे, एक्टिविटी और आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट सेंटर वो चीजें होती है जहां पर हम प्रोडक्शन लाइन लाते हैं, वो प्रोडक्शन लाइन फंक्शन करता है, उसकी एक्टिविटी होती है और जो भी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉस्ट यूनिट इज, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? तो कॉस्ट यूनिट वो यूनिट होता है द यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन विच द रिलेशन टू विच अ कॉस्ट आर असर्टेन, यानी कॉस्ट यूनिट वो होता है जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पर जो भी खर्चा करते हैं
उस पर जो हम लोग पर यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे, यानी उसका उसके ऊपर जो खर्चा है उसको हम जब पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कॉस्ट पर यूनिट बन जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आर कॉल्ड। जब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास वो खर्चा पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद द थ्री मेजर एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल एक्सेप्ट, यानी सारे थ्री मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा ही, डायरेक्ट लेबर हमें लगता ही है, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर है वो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऑलरेडी आता है, इसीलिए हम उसको प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर नहीं लेते, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री कॉस्ट का ही पार्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑब्जेक्ट में उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कहते हैं ओवरहेड। आपने फैक्ट्री के कॉस्ट को क्या सुना रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सुना होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जिसको हम ओवरहेड का नाम देते हैं। उसके बाद अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वुड बी क्लासिफाई डिप्रिशिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, तो डिप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कहाँ आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता है, तो इसे भी हम कहाँ डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डालने वाले हैं। नेक्स्ट, अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट इफ द एक्टिविटी इंक्रीज बाय 20%, यानी अगर हमारी एक्टिविटी 20% इंक्रीज हो जाती है और वो पर्टिकुलर जो चेंजेस है वो सेमी वेरिएबल में आता है, तो टोटल कॉस्ट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पर इंक्रीज बाय लेस देन 20%, जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा बढ़ेगा, लेकिन 20% बढ़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑल दी एक्सपेंसेस विल बी अफेक्टेड, सारे के सारे एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, अफेक्ट होते हैं, तो जिस वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो होगा लेकिन 20% नहीं इंक्रीज होता, उससे कम ही होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट दैट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर कॉल्ड, यानी जब कॉस्ट चेंज होता है उसके अल्टरनेटिव कोर्सेज के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट, अ प्रोडक्शन वर्कर पेड सैलरी ऑफ 700 पर मंथ प्लस एक्स्ट्रा ₹5 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ, दिस लेबर कॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी जब एक पर्टिकुलर वर्कर है जिसे हम 700 रुपए सैलरी पे कर रहे हैं प्लस 5 रुपए अलग से यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी उसकी सैलरी 700 रुपए फिक्स है और बाद में उसने जितना प्रोडक्शन किया उसको 5 रुपए अलग से मिलेगा, यानी वो 5 रुपए आपका वेरिएबल हो गया, यहाँ पर फिक्स्ड भी आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल भी आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आता है, क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऐसा कौन सा चीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए जिसमें से जनरल ऑफिस स्टाफ इंक्लूड होता है, ऑफिस स्टाफ सप्लाई एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा, लेकिन जो सब सैलरी टू फॉरमैन है वो इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, in most of the manufacturing industry the most important element of cost is, यानी सबसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है मटेरियल। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो इसमें होगा परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज परपेचुअल इन्वेंटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, इसमें अगर हमारा कोई भी चीज है जो मटेरियल है वो अगर नॉर्मल लॉस में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे पिलफ्रेज। पिलफ्रेज मतलब जो चीजें नॉर्मल लॉस के जैसा ट्रीट की जा सकती है। नेक्स्ट, बीन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय द डैश, बीन कार्ड कौन मेंटेन करता है, तो बीन कार्ड मेंटेन करता है स्टोर। उम्मीद करता हूं कि ये 40 के 40 एमसीक्यू में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।